चलें, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। कहाँ एब्सेंट थी ये? 2-3 छात्र 2-3 दिनों से थे नहीं, घर गए थे क्या? सब ठीक? चलो, क्या पढ़ा था कल? क्रॉस इलास्टिसिटी होगी थी ना? क्रॉस इलास्टिसिटी लिख ली थी ना अपन ने, सारी लिख ली थी ना वो तो, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। तो चलें फिर पूछ ले थोड़ा बहुत। कोई ऐसा भी है? ये तो है ही, तुम पढ़ के आया? तू तो पढ़ के आया, तू ही नहीं पढ़ के आया। और कौन पढ़ के नहीं आया? तू तो क्लास में नहीं थी कल, याद होने लग गया अब तो मुझे कौन याद था। और आप भी नहीं थे क्लास में कल, छुट्टी, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी ना, छुट्टियां ज्यादा होने लग गई। अच्छा अच्छा, चलें करें आगे शुरू। इंफीरियर गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है? हैंड रेज कर लेना, जिसको मेरे को पूछना होगा फिर मैं पूछ लूं। इंफीरियर गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है? नेगेटिव? श्योर? उसको तो बंद कर ले यार, उसको खोल के कैसे बात बढ़ेगी? नहीं नहीं, बंद करो इनको, किताबों को बंद कर लो तुम्हारों को। तन्वी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? श्योर? पक्का? नेगेटिव ही होगी या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी? एक बार चल, कार की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड नेगेटिव या पॉजिटिव? खुद से ही सवाल पूछ लिया, अगर जवाब मिल जाएगा। सवाल पूछ लेगा तो जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 कब होती है? तू ही बताएगा। इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 कब होती है? डिमांड ज्यादा हो, जब इनकम से ज्यादा डिमांड होती है तो इनकम इलास्टिसिटी। चेंज इन डिमांड चेंज इन इनकम से ज्यादा होती है तो क्या होती है? मोर देन 1। इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1। अब लेस देन 1 बता दे। मैं मोर देन 1 पूछा था पहले देर से, अब तूने उसका सुन लिया मोर देन 1, अब लेस देन 1 तो बता दे किससे? मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रही, इनकम की बात कर रही हूँ। तो डिमांड कम होगी किससे? इनकम से। तू घर जाके पढ़ नहीं रहा है। कितने दिन हो गए? हफ्ता भर हो गया क्लास शुरू हुए? पिछले मंडे क्लास शुरू हुई थी ना शायद, वेंसडे। हाँ तो कल हफ्ता, आज वेंसडे ही तो है, हफ्ता हो गया। अब तो तुम पुराने हो गए। हफ्ता होने के बाद बच्चे पुराने हो जाते हैं। हाँ ये तो अभी नहीं है, ये तो आज ही आए हैं, कल ही तो आए थे। पर जो हफ्ते भर से आ रहे हो तो पुराने हो गए। तो अब पढ़ना चालू करो, आज से पढ़ना चालू करो प्लीज। अब नया नवेलापन तुम्हारा खत्म हो गया है, अब पढ़ने पे थोड़ा फोकस करें, ठीक है। चलें, आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन सप्लाई पढ़ेंगे। डिमांड हो गया कंप्लीट, अब आज से सप्लाई शुरू करेंगे। मतलब मैम हमने जब पढ़ना शुरू किया डिमांड जब खत्म हो गया, कोई नहीं, अब सप्लाई पढ़ते हैं। चलो, तेरा नाम क्या था? हर्षित। और उस तेरा नाम क्या था? मुझे तो सरदार शेर याद है, नाम याद नहीं है। राघव, करण। हाँ भाई, ये चलता उलता है क्या? तुम्हें हवा आ रही है? नहीं आ रही ना, तो फिर कैसे चल रहा है? वो चलता है? क्योंकि मुझे तो हवा लग नहीं रही है। जाओ जाके बोलो। चलें, देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते थे? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते थे। डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं? कंज्यूमर। सप्लाई किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर के। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि सप्लाई हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं?
प्रोड्यूसर के। मैं सप्लाई बढ़ा रही हूँ, डिमांड खुद ब खुद रिवाइज होता जाएगा साथ साथ में, तो थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है सप्लाई। प्रोड्यूसर के पास स्टॉक होता है, सप्लाई होते है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कुछ डिफरेंस पता है स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, अच्छा देखो सुनो, मैं चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, ठीक है, और मैंने 1000 चॉकलेट्स बनाई। कितनी यूनिट्स बनाई? 1000 यूनिट्स बनाई। तो ये मेरा स्टॉक हो गया कि मेरे पास अभी कितनी चॉकलेट्स है? 1000 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स है? 1000 चॉकलेट्स हैं। इन 1000 में से 20 डैमेज हो गई, हो सकती है खराब भी हो सकती है, ठीक है। 200 मैंने मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दे दी। ड्राइंग कह सकती हूं मैं इसे? ड्राइंग कह सकती हूं मैं इसे? जब मैं मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दे दूंगी तो इसे ड्राइंग ही तो कहेंगे, ठीक है। मैंने 200 दे दी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, कितनी बची? 780। ये 780 जो है ये मैं मार्केट में बेचने जाऊंगी, ये 780 मैं मार्केट में बेचने जाऊंगी। अब हो सकता है कि अभी दिवाली सीजन नहीं है, तो दिवाली के सीजन पे चॉकलेट के हैम्पर्स बहुत ज्यादा बनते हैं ना, तो मैंने दिवाली के लिए थोड़ा प्रोडक्ट सामान बचा के रख लिया कि मैं जब बेचूंगी, अभी नहीं बेचूंगी। तो अभी मैं कितना बेच रही हूं? खाली 500 बेच रही हूं। तो ये मेरी सप्लाई हुई। जितना मैं मार्केट में बेचना चाहती हूं दैट इज माई सप्लाई। चाहे मेरे पास स्टॉक कितने का भी हो, दैट डजंट मेक सेंस। मैं मार्केट में कितना बेचना चाहती हूं दैट इज माई सप्लाई। मेरे पास स्टॉक तो 1000 क्वांटिटी का था, सही 780 मैं यूज भी कर सकती थी, पर मैंने मार्केट में अभी कितना बेचा? कितना बेचना चाहती हूं? सप्लाई, दैट इज सप्लाई। क्या सप्लाई और सेल सेम हो सकता है? क्या सप्लाई और सेल सेम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं जितना बेचना चाहती हूं अगर सब लोगों ने वो खरीद लिया तो सेल हो जाएगी, नहीं खरीदा तो पर हो तो सकता है ना। सप्लाई और सेल, मैंने 500 बेचने गई और 500 की 500 बिक गई तो सप्लाई सेल की इक्वल हो जाएगी। क्या सप्लाई सेल से ज्यादा हो सकती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम? मेरे पास जितना सामान है मैं उससे ज्यादा कैसे बेच सकती हूँ? मैं अगर 500 सामान, मैं 500 बेचने गई और लोगों ने अगर मुझे 600 की डिमांड कर ली, आई कैन नॉट कंप्लीट। मेरे पास चीज तो 500 ही है ना। आप लोगों ने शेयर्स पढ़े थे 12th में सबने, ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर पढ़ा ना। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या कहता था कि लोगों ने मांग ज्यादा लिया बट आपके पास उतना शेयर ही नहीं है, बट आप तो उतने ही दोगे ना जितने आपके पास हैं। लोगों ने अप्लाई किया 70,000 शेयर्स के लिए बट आपके पास 50,000 शेयर्स ही हैं, तो आप तो 50,000 ही दोगे। तो आपसे लोग 700 क्वांटिटी मांग रहे हैं बट आपके पास तो 500 ही है ना, तो आप तो 500 ही दोगे। तो कैन सेल बी मोर देन सप्लाई? नहीं, सेल सप्लाई से ज्यादा नहीं हो सकती, सेल सप्लाई से कम हो सकती है, सेल सप्लाई के बराबर हो सकती है, बट सेल सप्लाई से ज्यादा कभी नहीं हो सकती एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बाद में मैं कर सकती हूँ बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं उसको नहीं कर सकती। बात समझ में आई? स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है? स्टॉक मेरे पास जो सारी क्वांटिटी रखी है, सप्लाई में जितना एक्चुअली मार्केट में सेल कर रही हूं। बात समझ में आई? अब देखो सप्लाई क्या कहता है। सप्लाई में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी सप्लाई। किसके बारे में बात करती हूं? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्रोड्यूसर्स क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा करेगा या कम करेगा? कौन ज्यादा बोल रहा है? और ये कम वाले कौन है? और जो ये बचे हुए हैं वो कौन है? नेगेटिव वाले। जो बच गए वो क्या कर रहे हैं? सुनना आराम से। मैं प्रोड्यूसर हूं, 20 रुपए की एक चॉकलेट बेचती हूं, ठीक है। अगर मुझे उसी चॉकलेट के 100 रुपए मिलने लग जाए तो मैं कम करूंगी सप्लाई। प्रोड्यूसर हूं ना, पैसा कमाना मेरे जहन में है, मुझे पैसा ही तो कमाना है, इसीलिए तो मैं बिजनेस कर रही हूं। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी
और अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। अगर मुझे उसके 5 रुपए मिलने लग गए तो क्या मैं खरीदूं, क्या मैं बेचूंगी? नहीं बेचूंगी, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं निकल रहा, मेरी कॉस्टिंग ही नहीं निकल रही। तो ज्यादा प्राइस मिलेगी तो मैं ज्यादा बेचूंगी, और कम प्राइस मिलेगी तो मैं कम बेचूंगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। बात समझ में आई? अभी जो कम बोल रहे थे वो क्या सोच के बोल रहे थे, जरा मुझे गौर फरमाएं कि कम कैसे होती है प्राइस बढ़ने से? प्रोड्यूसर कम क्यों बेचेगा? कुछ सवाल पूछे थे क्या? क्या पूछे, क्या सोचा था? क्यों हो जाएगी? वही तो मैं पूछ रही हूं। तो कस्टमर के हिसाब से सोच ही नहीं रहे ना, हम तो प्रोड्यूसर के हिसाब से सोच रहे हैं ना, हम कस्टमर के हिसाब से थोड़ी सोच रहे हैं। और तुमने जो मना किए थे उनके, वो क्यों? ये खाली दोनों लड़कियों ने हाँ किया था, तुम लोगों ने पीछे मना क्यों किया था? कुछ ज्यादा आगे नहीं चली गई तुम? ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ ली लग रही है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा, और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को हम क्या रखते हैं? हम खाली किस, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। ये क्या पढ़ी हमने? लॉ ऑफ सप्लाई, जो क्या कहता है? मोर द प्राइस मोर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, लेस द प्राइस लेस विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और किसी फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। किसमें चेंज आ रहा है? खाली प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में। दूसरा नाम अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का दूसरा नाम, मुझे लगता है क्लास में एक ही लड़की पढ़ती है खाली, और सब क्या कर रहे हैं? डांस। तुम घर जाके करते क्या हो? बोले मैम अभी अभी तो 12वीं खत्म हुई है, थोड़ी तो जी लेने दो हमें, है ना? अभी अभी तो हम 12वीं खत्म करके आए हैं, बोर्ड्स देकर आए हैं, बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं, अब क्या करें? अभी भी पढ़ते ही रहे हम, पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहे हम, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना, पेपर देना है। क्या है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट? सीट्रस पेरेबल्स। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है? चलें आगे। अब हम बनाएंगे स्केड्यूल। अब ये चलो पहले ये लिख तो लो, स्केड्यूल तो बनाते रहेंगे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां से लिखो, ये चीज लिखना। जिन लोगों ने छुट्टी ली थी प्लीज रिकॉर्डिंग देख के अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, जो भी बचा हुआ पार्ट है, और आप लोग भी अपने पुराने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। ज्यादा क्लासेस नहीं हुई, मेरे हिसाब से 4-5 क्लास हुई होगी। आज 5वीं क्लास है। अच्छा, सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई। आज कितनी क्लासेस हैं? कितने बजे फ्री हो गए? मजा आ गया अब तो, 2-2 क्लासेस है। आज अकाउंट्स की नहीं है? आज किसकी क्लास है? मजा आएगा। फिर तो आज ब्रेक भी होगा तुम्हारा 2 बजे तक की क्लास के लिए। लिख लिया? चले चलो, अब हम पढ़ेंगे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का स्केड्यूल। देखो स्केड्यूल किसे कहते हैं? स्केड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम किसको दिखाते हैं? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को दिखाते हैं, ठीक है? वैसे ही हम डिमांड का भी बनाते हैं।
ये सप्लाई स्केड्यूल होता है। ये क्या होता है? सप्लाई स्केड्यूल। ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा मैंने पहले ग्राफ कैसे बना दिया, रुक जाओ, टेबल बनानी थी। दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो रही है 10, 12, 14 और 15, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी 50, 60, 80 और 90। अब ये क्या शो कर रहा है देखो कि 10 रुपए की प्राइस पे प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है? 50 यूनिट सप्लाई कर रहा है। 12 रुपए की प्राइस पे प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है? 60। जब 14 रुपए हुए तो 80, और जब 15 रुपए हुए तो 90 यूनिट सप्लाई कर रहा है। दिस इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। इट इज सप्लाई शेड्यूल। यहां से लिख रहा है क्या? यहां से लिख रहा है? अच्छा तू कब से लिख रहा है? क्या चले ग्राफ बनाए। अब हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। किसका? सप्लाई का। ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? बनाए होंगे ना मैथ्स में ग्राफ। 10th तक तो मैथ्स पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी थी या 10th तक ही पढ़ी थी बस खाली? 0, y और x, ये मेरी क्वांटिटी सप्लाइड होती है और ये मेरी प्राइस होते हैं। किसी के पास 12th में मैथ्स थी क्या? 11, 12 किसी के पास भी नहीं थे? क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। देखो ये मेरी ओरिजिनल प्राइस है और ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है। ये तो मेरी ओरिजिनल प्राइस हो गई और ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, तो मैंने इसको P लिख दिया और इसको मैंने QS लिख दिया। अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, तो मैंने प्राइस को इंक्रीज किया और क्वांटिटी सप्लाइड को भी क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो प्राइस भी इंक्रीज हुई और क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हुई। तो ग्राफ कैसा बन गया? और प्राइस भी डिक्रीज हुई और क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो गई। तो ग्राफ कैसा बना? ऐसा, हर पॉइंट को जो टच करेगा उससे ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका ग्राफ कैसा बना? सप्लाई का। अब देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। मैं जिससे पूछूं प्लीज कृपया करके वही बताएं, मुझे पता है बच्चे बहुत पढ़ लिए हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। राघव कौन सा पॉइंट में एक्सपेंशन हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। कौन से, ए बी या सी? सी पे एक्सपेंशन हो रहा है पक्का? श्योर? राजवीर किस पे हो रहा है एक्सपेंशन? एक्सपेंशन का मतलब होता है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाना। तो क्वांटिटी सप्लाइड कौन से पॉइंट पे बढ़ रही है? सी पे या बी पे? सी पे। तो एक्सपेंशन कौन से पॉइंट पे हो रहा है? सी पे। और कॉन्ट्रैक्शन कौन से पॉइंट पे हो रहा है? बी पे, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड किस पे हो रहा है? डी पे। अच्छा अब ये ग्राफ कैसा बना है? कौन सा स्लोपिंग कर्व है? कौन सा स्लोपिंग कर्व है? अपवर्ड। देखो इधर की तरफ बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डिमांड ऐसे बनता है। ये कर्व कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। हमारा जो डिमांड बनता है ना वो ऐसा बनता है, इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं। और ये हमारा ऐसे बन रहा है तो इसको हम अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं। तो ये जो सप्लाई कर्व है वो कैसा कर्व है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्योंकि डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। सुन गया था मुझे इनवर्स इतनी दूर तक। कहीं घर वालों ने तेरा दिमाग रख लिया हो वहीं पे ही।
कृष्णवा इलास्टिसिटी, डिमांड अफेक्ट होती है तो इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है? अफेक्ट होता है तो इलास्टिक होता है या इनइलास्टिक होता है? पक्का श्योर? बगल में सॉल्ट की इलास्टिसिटी कैसी होगी? क्यों? वेरी गुड। जल्दी जल्दी बनाओ। चले, हो गया? मॉड्यूल से पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई रिप्रेजेंट्स हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर। कि सप्लाई क्या बताता है कि मार्केट कितना ऑफर कर रहा है, मतलब प्रोड्यूसर कितना ऑफर कर रहा है, दैट इज सप्लाई। द क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड किसे कहते हैं? कि प्रोड्यूसर जो अलग अलग प्राइसेस पे बेचने को तैयार है, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? दैट प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर टू ऑफर फॉर सेल एट अ सेट ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो बताती हूँ तुम्हें, कहां गया? हमने हमने स्केड्यूल बनाया था। क्या स्केड्यूल बनाया था हमने? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस 10, 15, 20, 25 और क्वांटिटी सप्लाइड 50, 60, 80 और 90। कौन बता रहा है कौन सी क्वांटिटी सप्लाइड है और कौन सी सप्लाई है? श्योर? आगे? हाँ, तो पहले उल्टी बोल गई थी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि मैंने बोला 10 रुपए पे 50 सप्लाई हो रही है, 50 यूनिट्स में सप्लाई कर रही हूं, ये क्वांटिटी सप्लाइड होती है। और ये जो पूरी होती है ना, अलग अलग प्राइसेस पे मैं क्या क्या बेच रही हूँ, इसको पूरे को सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पे क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। पूरे पे क्या बोलेंगे? सप्लाई। याद है? ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है। सप्लाई मीन्स अ स्केड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइसेस। सप्लाई मतलब क्या है? कि पूरा स्केड्यूल बनाया है हमने पॉसिबल प्राइसेस का, कि हर पॉसिबल प्राइसेस पे हम कितना कितना सेल करेंगे। द सप्लाई इज नॉट द सेम कॉन्सेप्ट एज द स्टॉक ऑफ समथिंग इन एग्जिस्टेंस। अभी हमने बात करी कि सप्लाई और स्टॉक सेम नहीं होता है। The stock of commodity X in Delhi means the total quantity of commodity X in existence to at a point of time. Whereas the supply of commodity of X in Delhi means the quantity actually being offered. समझ में आया? कि स्टॉक क्या बोला? पूरी दिल्ली में उस X कमोडिटी का कितना स्टॉक रखा है, दैट इज स्टॉक। सप्लाई पूरी दिल्ली में प्रोड्यूसर्स कितना बेचने को तैयार हैं, दैट इज सप्लाई। आप समझ में आया कि क्या बोला? स्टॉक ऑफ कमोडिटी एक्स इन दिल्ली मींस टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन एग्जिस्टेंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, whereas सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इन दिल्ली मींस द एक्चुअल क्वांटिटी जो आप सेल के लिए दे रहे हो। स्टॉक मान लो कि दिल्ली में अभी एट अ टाइम 50,000 कार्स का स्टॉक है, नई कार्स का, बट वो लोग बेचने को तैयार है खाली 10,000, तो वो क्या होगी? सप्लाई। बात समझ में आई? द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? फर्म विल प्रोड्यूस एन ऑफर टू सेल ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज राइजेस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हमने भी तो यही पढ़ा
कि जब फर्म क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटीज बेचता है, कब? जब उसकी प्राइस क्या हो जाती है, प्राइस हो जाती है। ऑफर टू सेल ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट एज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बात समझ में आई कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी, व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेट्रस पेरेबल्स। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये हम पढ़ चुके हैं। इन दिस स्टेटमेंट प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई, मतलब प्राइस जो चेंज हो रहा है वो कॉज हो गया, और सप्लाई में जो चेंज आ गया वो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। थस द प्राइस राइज लीड्स टू एन इंक्रीज इन सप्लाई or not, it may be noted higher price there is great incentive to the producer to produce or sell more, कि भाई जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा और वो उतना ज्यादा उसको क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है। With the increase in price, producer is willing to offer more quantity in the market for sale. Quantity supplied is related to specific time interval. समझ में आ गया? पहले लिख लें लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है। चलो तुम लिखोगे खुद लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लिखोगे या मैं लिखूं? नहीं लिखा, चलो लड़कियां लिख सकती हैं क्या? क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात हुई जो हमें नहीं पता चली? बोले मैम नहीं बोलते थे तब भी आपको वो थी, अब बोल रहे हैं तो भी आपको है। चलो हो गया। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने डिमांड की इलास्टिसिटी पढ़ी वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहां पे हम खाली प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आएगा। कल हमने यही पढ़ा था, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आएगा। तो ईएस का फॉर्मूला क्या बना? क्या फॉर्मूला बना?
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वेरी गुड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक और फॉर्मूला दूसरा वाला, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, सेम वही फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है, बस यहां पे सप्लाई हो जाएगा, वहां पे प्राइस था, वहां पे डिमांड था, यहां पे सप्लाई हो जाएगा। सेम डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू प्राइस अपॉन डेल्टा पी। एक क्वेश्चन कर ले, है ना, चलो। हाँ, आपके मना, तुम्हारे मना करने से वैसे भी मैं कौन सा मानूंगी, क्वेश्चन तो करेंगे ही। नहीं, मना कर भी नहीं सकता, कोई ऑप्शन भी नहीं है तेरे पास मना करने का। निकालो। निकालो, निकल गया। कितना, 2। टू राघव कितना आया, हाँ आराम से, 2 पीछे, 2 आ गया, कृष्णवा आ गया, 2 तोशिबा आ गया, हाँ जी राजवीर आ गया बेटा, आ गया, क्या बात है, आज तो तालियां हो जाए, है ना, पहली बार आंसर सही निकाला इसने, पर आ गया, कोई नहीं, डिमांड की चैप्टर कंप्लीट होने से पहले पहले आ गया, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। कई बच्चे ऐसे होते हैं डिमांड के बाद तक भी निकालते रहते हैं इलास्टिसिटी, पर तुझे तो आ गया ना। एक और क्वेश्चन करेंगे जब और आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ गया, 2 आ गया, क्या नहीं समझ में आया, डेल्टा क्यू क्या लिखा है, डेल्टा क्यू क्या है, 2000 लिख, अपॉन क्यू क्या है 2000, इंटू पी क्या है लिख, अपॉन डेल्टा प्राइस। हाँ तो अब सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो तू ऐसे जगह लिख देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, किसी की जगह कुछ और लिख दिया तो। सबका आ गया, तोशिबा क्या हो, आ गया क्या, हो जाएगा, टाइम लगेगा, तुम तो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तुम्हें तो वैसे ही टाइम लगेगा। आ गया क्या बेटा, एक और क्वेश्चन लिखो। निकालो, उसका परसेंटेज चेंज निकाल लो प्राइस का,
और फिर दोनों को ऊपर नीचे रख दो। कल परसेंटेज चेंज निकालना सीखा था ना, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, उससे प्राइस डेल्टा पी अपॉन प्राइस इंटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100 से परसेंटेज चेंज निकाल लो फिर, और उसका तो परसेंटेज चेंज दे ही रखा है, तो क्यू वाले को ऊपर रखना, पी वाले को नीचे रखना, आंसर आ जाए 0.8। निकाल चेंज इन प्राइस, पहले चेंज इन प्राइस परसेंटेज निकाल। पॉइंट 8 आएगा तन्वी तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है। ट्वेंटी अपॉन 25 आया होगा ना? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 25 अपॉन 20 भी 0.2 कैसे आ रहा है? 5 अपॉन 4 करो, कितना आ रहा है? हाँ, तो 0.2 कैसे बोल रही थी? अच्छा मैच हो गया तो 0.2 इसका आ रहा है, 0.2 मेरा आ रहा है, तो 0.2 आंसर है। समझ में आया? हो गया, 1.2 आ गया आंसर। हाँ भाई, तुम कहाँ पीछे रह गए चारों? 1.2 आ गया, 1.2। अरे आया नहीं आया, आ गया। करंट कहाँ रह गया? आ गया। भाई तू फोन में कैलकुलेटर निकाल सकता है अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया? 25/20 सीधे, 25/20 सीधे इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। आ गया 1.2। क्या हुआ? आ गया क्या बेटा? 1.2, 25/20 1.2 आ गया क्या? पक्का श्योर? चलो बस हो गया आंसर, 1.2 आ गया। हाँ इतना सही था। मैं तुम्हें करा रही हूँ, क्वेश्चन आते नहीं है, मैं तो तुम्हें बस बता रही हूँ कि ऐसा होता है, अगर बाई चांस आ गया तो, नहीं तो आता नहीं है क्वेश्चन। तो तुम्हारे पेपर में प्रैक्टिकल पोर्शन एक नंबर का भी नहीं आता, हाँ केवल थ्योरी आती है। पर मैं फिर भी अगर कोई इन चांस एक भी क्वेश्चन दे दिया तो तुम्हें आना चाहिए, इसलिए करा रही हूँ। नहीं तो सैंपल, अभी जून का पेपर होएगा तो पता चल जाएगा, 3 तारीख को पेपर है तब और पता चल जाएगा। बट वैसे अभी तक सैंपल पेपर्स में और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिकल, तो तुम खुश रहो। तो बड़ी इतना डर लगता है इनको फॉर्मूला से। अकाउंट्स कैसे करोगे फिर तुम? अच्छा अकाउंट्स, फिर तो रेशियो में हालत खराब होगी। रेशियो की फॉर्मूला सबको याद हो गए थे या नहीं हुए थे? नहीं हुए थे? हाँ नहीं है शायद रेशियो तो, मेरे हिसाब से नहीं है रेशियो। एग्जीक्यूटिव में तो है। एग्जीक्यूटिव क्या हुआ? रेशियो कब पढ़ा? ओ भाई अकाउंट से पढ़ी नहीं है, पेपर देखे भी नहीं देखे अभी। अच्छा तुम ही बताओगे और अपन काम करेंगे, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ES इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट। ES इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट। कब होता है इन्फिनाइट? 4/0 या 0/4? 4/0।
किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आंसर कब आता है इन्फिनाइट? जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कोई चेंज नहीं है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में सारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज नो चेंज इन quantity, when there is no change in price in response to change in quantity supplied. ग्राफ देखें, ये y एक्सिस है, ये जीरो है, ये x एक्सिस है। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई प्राइस कांस्टेंट है, ये मेरी प्राइस होती है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो प्राइस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब क्वांटिटी सप्लाइड में चाहे कितना भी चेंज आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर मैं क्या लिख सकती हूं? हॉरिजॉन्टल। चले नेक्स्ट पे, परफेक्टली इनइलास्टिक। ES इज इक्वल्स टू, वो यूनिटरी होता है, ES इज इक्वल्स टू जीरो, ES इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो कब होता है? 0.4। आंसर कब आता है? 0.4 में आंसर आ जाएगा, मतलब चेंज किस में नहीं हो रहा? क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज नहीं हो रहा, किस में चेंज हो रहा है? प्राइस में चेंज हो रहा है। तो क्या लिखूंगी मैं? व्हेन देयर इज no change in quantity supplied as compared to change in price. क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? कांस्टेंट है, प्राइस में कितना भी चेंज आ सकता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस और वर्टिकल। चले, कौन सा ग्राफ? ये वाला देख, क्वांटिटी सप्लाइड कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही। प्राइस में कुछ भी चेंज आ सकता है, ऊपर भी चेंज आ सकता है और नीचे भी चेंज आ सकता है। तो फिर लाइन कैसी बनी? पैरेलल, जहां पे दोनों मीट हो रहे हैं। और तो ये क्या बन गई? पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के एकदम पैरेलल हो गए, और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। ठीक है, चले। अब हाईली इलास्टिक, या इसको रिलेटिवली इलास्टिक भी कह सकते हैं। ES इज ग्रेटर देन 1, ES इज ग्रेटर देन 1। अब ES ग्रेटर देन 1 है, मतलब 10/5, जिसका आंसर मोर देन 1 आएगा। 10/5 का आंसर क्या आएगा? 2। 5/10 का आंसर क्या आएगा? 0.5। तो यहां पे कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है? 10/5 एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब चेंज किस में ज्यादा आ रहा है?
क्वांटिटी सप्लाइड में 10/5 है ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो मैं क्या लिखूंगी, व्हेन देयर इज मोर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एज कंपेयर टू प्राइस। एक बार ग्राफ देखना पहले, ये वाई एक्सिस, ये जीरो, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी प्राइस हो गई और ये आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड हो गई। ठीक है, एक बार तुम दोनों बेटा ग्राफ देखो, ये प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी सप्लाइड हो गई। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, बट चेंज किस में आ रहा है ज्यादा, क्वांटिटी सप्लाइड में। तो प्राइस इतनी सी बढ़ी और क्वांटिटी सप्लाइड इतनी बढ़ गई। ठीक है, प्राइस में इतना सा चेंज आया और क्वांटिटी सप्लाइड में इतना चेंज आ गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा, लेटा हुआ ग्राफ बनेगा, फ्लैटर। ये कैसा ग्राफ है, फ्लैटर ग्राफ है, लेटा हुआ है ना। एक होता है स्टीपर, मतलब जो ढलान जिसमें ज्यादा होती है, स्लोप ज्यादा होता है, और ये कैसा है, फ्लैटर ग्राफ है। ठीक है, तो ये बोला मैंने सप्लाई, ये कैसा ग्राफ बना है, फ्लैटर कर्व बना है। बनाओ पहले इसको, फिर आगे बढ़ता है। चलें, अब हम पढ़ेंगे हाईली इनइलास्टिक। हाईली इनइलास्टिक क्या होता है, टीएस इज लेस देन 1, मतलब 5/10। किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आ रहा है, कम चेंज आ रहा है। तो व्हेन देयर इज लेस चेंज इन quantity supplied as compared to price, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जीरो एक्सिस, ये हो गया जीरो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा ओरिजिनल प्राइस और ये हो गई मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। तो लेस चेंज आ रहा है किसमें, क्वांटिटी सप्लाइड में, प्राइस से। ठीक है, तो प्राइस मतलब अगर मान लो प्राइस ज्यादा कम हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है। कम भी तो कर सकता है ना। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मेरे पॉइंट्स मीट नहीं हुए हैं, पॉइंट्स मीट कर लेना भाई। ये क्या हो गया, अब ये कैसा है, स्टीपर है ना, स्लोप ज्यादा है इसकी, ढलान में है ये, तो ये कैसा कर्व बन गया, स्टीपर कर्व। अब एक बात सुनो, देखो जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना कम स्लोप होगा। अपन ने ऊपर वाले में क्या पढ़ा, हाईली इलास्टिक था, मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा थी और स्लोप क्या था, कम था, एकदम फ्लैट कर्व बना था। और यहां पे इलास्टिसिटी कम है और स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप और इलास्टिसिटी कैसे रिलेटेड होते हैं, नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। स्लोप एंड इलास्टिसिटी आर नेगेटिवली रिलेटेड। मोर द इलास्टिसिटी less the slope and vice versa। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। लास्ट है यूनिटरी इलास्टिक, इसको लिख लेना, मैं एक बार यूनिटरी इलास्टिक का ग्राफ बना देती हूँ फिर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या कहता है, ES इज इक्वल्स टू 1, मतलब 10/10, दोनों में सेम चेंज आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में भी और प्राइस में भी। व्हेन देयर इज सेम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस,
वाई एक्स, ये हो गया पी, ये हो गया क्वांटिटी सप्लाई, दोनों में सेम चेंज आ रहा है। इसका ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। पहले ऊपर वाला दिखा दूं या यूनिटरी लिख रहे हो? यूनिटरी लिख रहे हो, लिख लो पहले, फिर ऊपर वाला। लिख लिया यूनिटरी? बन गया? कर दूं नीचे? ये लो। कल हम सप्लाई हमारा कंप्लीट हो गया है, बस फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी बची है। कल हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट टू मिस द क्लास, ओके।